नमस्कार छात्रों। आज हम भारतीय संविधान के विकास के बारे में जानने से पहले भारत में स्वाधीनता संग्राम जो लड़ा गया उसके एक पर्टिकुलर फेज गांधी युग के बारे में आपसे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। छात्रों, पूर्व के वीडियोज़ में भी आपने देखा कि कैसे चरणबद्ध तरीके से हम धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे थे। संगठित रूप से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संगठन के ज़रिए हम सेट होते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू करते हैं, ब्रिटिश संसद तक आपकी आवाज़ पहुंचने लगती है और इन सब की सबसे पहली विजय 1892 का भारत परिषद अधिनियम सामने आता है। एक समय के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो वयोवृद्ध पुरुष होते हैं, जो मोस्ट सीनियर लीडर्स होते हैं, चाहे वो बदरुद्दीन तैयब जी है, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, चाहे वो सर फिरोज शाह मेहता है, चाहे वो सर दादा भाई नौरोजी है, चाहे वो गोपाल हरि देशमुख है, चाहे वो रमेश चंद्र दत्ता है, तो ये सब जो उदारवादी लोग हैं ये बंगाल के विभाजन तक कहीं ना कहीं भारत के स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाते हैं। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो ब्रिटिशर्स की सारी जो पॉलिसी है वो धीरे धीरे हमारे सामने और ज़्यादा अच्छे तरीके से उजागर होने लगती है और 1905 में आकर के 1907 में क्रांतिकारी और उदारवादी दो धड़े कांग्रेस में पैदा हो जाते हैं। और क्रांतिकारी धड़ा 1907 में सूरत अधिवेशन में विच्छेद के बाद भारतीय स्वाधीनता संग्राम में प्रमुखतः अपनी जो भूमिका है वो स्पष्ट करने लगता है, भूमिका बढ़ाने लगता है और पूरे देश में कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियां होना प्रारंभ हो जाती हैं। ये चल रहा होता है और एक समय के बाद 1915 में 9 अगस्त 1915 थिंक प्रवासी भारतीय दिवस हम 10 जनवरी को मनवाते हैं। जब भी, खैर वो दिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिस दिन गांधी यहाँ आए थे, क्योंकि आज भी भारत सरकार उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाती है और ये सवालात आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि गांधी कब साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। तो 1915 में जब गांधी भारत आते हैं उसके बाद से लेकर विशेषतः हम कह दें कि 1920 के आसपास पूरी तरह से जो है गांधी केंद्रित स्वाधीनता संग्राम भारत में लड़ा जाने लगता है। गांधी के विचारों से ओतप्रोत, गांधी के विचार और उनके साधनों से, उनके तरीक़ों से ओतप्रोत एक स्वाधीनता संग्राम का नया प्रारूप आपके सामने आता है और पूरा देश गांधी के कहे अनुसार आंदोलन करना शुरू कर देता है। गांधी के बताए रास्ते पर सारा देश चल निकलता है और अंततः हम आज़ाद होते हैं। इसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं संविधान निर्माण के भी बहुत सारे बीज बिखरते हैं, चाहे वो 1919 के भारत शासन अधिनियम की रूपरेखा बनना हो, चाहे 1935 का भारत शासन अधिनियम जो सांप्रदायिक पंचायत के बाद में बना हो उसे लिया जाए, चाहे 1947 का जब लॉर्ड माउंटबेटन आपके यहाँ हुआ करते थे तब का भारत शासन अधिनियम बना हुआ हो, कैबिनेट मिशन प्लान, वेवेल प्लान, तो इतनी सारी जितने भी ये योजनाएं बन कर के आती हैं वो कहीं ना कहीं गांधी के उस एरा में आती हैं, गांधी के उस युग में आती हैं। तो छात्रों, एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि गांधी वो महापुरुष हैं जिन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है, जिनके ऊपर आज भी संसार भर में सबसे ज़्यादा शोध होते हैं, जिन्होंने राम राज्य की कल्पना की है और जिन्होंने भारत को सबसे कम रक्तपात के साथ आज़ादी दिलाई है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यह हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। बिना खड़ग आज़ादी देना
बिना लड़ाई झगड़े की आज़ादी लेना, ये गांधी जी के अनोखे तरीक़ों की वजह से संभव हो पाया। बहरहाल हम गांधी के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में यहाँ चर्चा करने के लिए नहीं है। हम जो बात करना चाहते हैं वो ये कि गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आने के बाद कैसे चंपारण में बिहार में, कैसे खेड़ा में गुजरात में, कैसे अहमदाबाद में मिल मज़दूरों के साथ गुजरात में किस तरह से आंदोलन करते हैं और कैसे जाकर के साबरमती में भी अपने आप को आश्रम में स्थापित करने के बाद वहाँ से भी आंदोलन को गति प्रदान करते हैं। तो गांधी के एरा में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, हम गांधी के युग में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हम उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंपारण का सत्याग्रह, खेड़ा का सत्याग्रह, ये दो बड़े सत्याग्रह, और एक अहमदाबाद का मिल मजदूर का आंदोलन तिनकटिया पद्धति के विरोध में किया गया। तो ये मिल के मज़दूरों के संबंध में हालांकि ये संघर्ष है अपने तरह के, स्वाधीनता संग्राम से इनका कोई ताल्लुकात भी नहीं है, लेकिन ये निश्चित तौर पे गांधी के लिए प्रयोगशाला के तौर पे काम करते थे। गांधी की ट्रेनिंग ये थी। इन आंदोलन से गांधी कहीं ना कहीं ट्रेन होते हैं, भारतीय जनमानस को समझना चाहते हैं, भारतीय जनमानस में पहुंचना चाहते हैं, जनमानस के साथ में अटैच हो जाना चाहते हैं और पूरे भारत में एक अपनी दृढ़ छवि बनाने में सफल हो जाते हैं। और वो जो दृढ़ छवि है वो परिलक्षित होती है अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसके बाद, जब असहयोग आंदोलन गांधी शुरू करते हैं 1919-1920 में। पूरे देश भर में व्यापक आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ होने लगता है। स्वदेशी वस्तुओं को एक्सेप्ट करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, उनके प्रति असहयोग रखना, उनकी अदालतों का बहिष्कार करना, उनके स्कूलों का बहिष्कार करना, एक व्यापक कार्यक्रम इस आंदोलन का बनता है। और अंग्रेज ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कौन है जो हमें इस तरह से नॉन कोऑपरेट करते हुए भी हमें मजबूर कर रहा है अपनी शर्तें मानने के लिए। लेकिन विडंबना कि जो गांधी अहिंसा से आज़ादी चाहते हैं, उनके उस संघर्ष में 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक बड़ी घटना घटित होती है। वहाँ 21 अंग्रेज सिपाहियों को थानेदार सहित जो है आंदोलनकारी जो भीड़ है वो थाने में बंद करके चारों ओर से घेर करके आग के हवाले कर देती है। तो वो हिंसा गांधी से बर्दाश्त नहीं होती और बहुत सारे लोगों के विरोध के बावजूद गांधी असहयोग आंदोलन को उस समय स्थगित कर देते हैं। एक बड़ा व्यापक आंदोलन अपना देशव्यापी रूप ग्रहण करने वाला, आगे बढ़ते हुए आक्रोश, जन आक्रोश खूब फैलता हुआ और उसको एक स्तर पे आकर के रोक देना। हालांकि गांधी के तत्कालीन साथियों ने, उनमें सरोजिनी नायडू भी एक हैं, सुचेता कृपलानी जो हैं, जेबी कृपलानी जो हैं, मोतीलाल नेहरू जो हैं, इन लोगों ने ज़रूर गांधी जी को कहा था इस बारे में कि आपको अभी एक आंदोलन एक तरफ़ा एक हिसाब से स्थगित नहीं करना चाहिए था। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, मुझे मेरा मार्ग जो है वो अहिंसा का प्रिय है, मुझे हिंसा बर्दाश्त नहीं है, मैं हिंसा के साथ आज़ादी नहीं चाहता हूँ, और उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। फिर कांग्रेस के खिलाफ एक स्वराज्य पार्टी बनाई जाती है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1923 में। 24 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी फिर अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस के। 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है। 27-28 के बाद में कहीं एक मिशन जो है वो आता है भारत में, जैसे आप साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हो। ये साइमन कमीशन वो है जो 1919 के अधिनियम की असफलताओं की जांच के लिए भारत आया था। साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ गो बैक साइमन के नारे लगाना, लाहौर में लाला लाजपत राय, इधर महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और अलग अलग अन्य जगहों पर इसके खिलाफ़ जो है आंदोलन होते हैं। काली पट्टी बांध करके इस मिशन का, जो मिशन कैबिनेट मिशन, वो साइमन कमीशन जो भारत आता है उस कमीशन का विरोध किया जाता है। और इन सब के बाद 1930 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वाधीनता की पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषणा कांग्रेस के अधिवेशन में, और 30 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, मार्च का महीना, दांडी यात्रा महात्मा गांधी की साबरमती आश्रम से अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ में। तो और किस तरह से इसको नाम दिया जाता है सविनय अवज्ञा,
विनय के साथ हम अवज्ञा करते हैं कि आपके इस कानून को नहीं मानेंगे। और ऐसा करते हुए सबसे पहले नमक कानून तोड़ना, दांडी मार्च, आप याद करें दांडी मार्च या दांडी यात्रा, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन भी अपने आप में एक बड़ा आंदोलन इस दृष्टि से होता है। अब इस आंदोलन से घबरा करके सांप्रदायिकता जब भारत में फैलाने में अंग्रेज सफल हो जाते हैं, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बुलाई जाती है जिन्हें गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी शुरू ही करते हैं कि गोलमेज सम्मेलन का वहाँ आगाज़ हो जाता है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी हिस्सा लेने के लिए नहीं चाहते हैं। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, और तब कहीं गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट या सांप्रदायिक समझौता जब हो जाता है, तो पश्चात गांधी जो है गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की अपनी अंग्रेज़ों की बात को मानते हैं और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। पुनः वहाँ से लौटते हैं, उनकी बातें जब नहीं मानी जाती ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन 1933 में आकर के वापस छेड़ देते हैं। उनको पकड़ लिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। आंदोलन को भूमिगत तौर पे काफ़ी लोग सक्रिय रूप से संचालित करने लगते हैं, लेकिन तब तक आंदोलन एक लंबा समय चूँकि प्राप्त कर चुका होता है, इसलिए आंदोलन की गति बड़ी कमज़ोर हो जाती है, और इस गति के कमज़ोर होने का परिणाम ठीक नहीं होता। ये सोचते हुए गांधी इस आंदोलन को भी वापस ले लेते हैं। समय आगे बढ़ता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम बन करके आता है। 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग जो असेंबलीज़ बनी उनके इलेक्शंस होते हैं। उन इलेक्शंस में कांग्रेस को भी सीटें प्राप्त होती है, मुस्लिम लीग को भी सीटें प्राप्त होती है। तो 1939 में जो है कहीं कांग्रेस के जो चुनिंदा प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि संस्थाओं का बहिष्कार करते हैं। ऐसी स्थिति में मुक्ति दिवस के तौर पे मुस्लिम लीग जो है वो मनाती है 1939 में। फिर इसी तरह से स्वाधीनता संग्राम की कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं, आगे बढ़ता है। अगस्त प्रस्ताव आते हैं 1940, फिर 1942 तक आते आते महात्मा गांधी पुनः अपने आप को समेटते हैं, शक्ति को सहेजते हैं, तैयार होते हैं और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से आह्वान कर देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 याद रखने की चीज़ है। और इसी समय महात्मा गांधी नारा देते हैं, करो या मरो। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, डू एंड डाई। तो डू एंड डाई नारा किस आंदोलन का है? भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ? 1942। ध्यान दें, गांधी जी को हम लोग जब पढ़ते हैं तो खासकर इनके 3 मूवमेंट्स को पढ़ने की कोशिश रहती है। कौन सा? पहला असहयोग आंदोलन 1920, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। जी 1942। इस तरह गांधी धीरे धीरे भारतीय स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब चूँकि 1940-39 के आसपास एक वैश्विक बड़ा घटनाक्रम होता है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और इस द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों, धुरी राष्ट्रों में से मित्र राष्ट्रों को भी बहुत ज़्यादा हानि होने लगती है और ब्रिटेन चारों ओर से घिर जाता है धुरी राष्ट्रों से। ऐसी स्थिति में भारत में कई क्रांतिकारी वीर ऐसे होते हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ दूसरा मोर्चा शुरू कर देना चाहते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं सुभाष चंद्र बोस, जो सिंगापुर में जाकर के अपनी सेना भी बना लेते हैं, आज़ाद हिंद फ़ौज बना लेते हैं और आज़ाद हिंद फ़ौज को जापान के रास्ते से भारत में ला करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है आंदोलन और युद्ध छेड़ देना चाहते हैं, डायरेक्ट युद्ध छेड़ना चाहते हैं। लेकिन गांधी को ये मंजूर नहीं है और वो उन्हें प्रश्रय नहीं देते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। अन्यथा क्रांतिकारी जो हैं उनका एक ये भी विचार होता है कि किस तरह से जो है आज़ादी प्राप्त की जाए। जब अंग्रेज़ द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व हैं, चारों ओर से घिरे हुए हैं, भारत को ठीक तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारत में भी यदि आंदोलन की आग भड़कती है तो निश्चित तौर पे आज़ादी प्राप्ति बहुत सरल हो जाता।
लेकिन तभी अंग्रेज़ों की ओर से आश्वासन आता है कि भारत को जल्दी ही आज़ाद कर दिया जाएगा, 1947 तक आज़ाद कर दिया जाएगा भारत को। तब ऐसी स्थिति में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद एक और योजना वेवेल प्रस्ताव आते हैं और ये लगभग तय होने लग जाता है कि भारत को जल्दी अंग्रेज़ आज़ाद करके चले जाएंगे। अंग्रेज़ ना चाहते आज़ाद करना शायद, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति अंग्रेज़ों पर बनी। वास्तविक परिदृश्य की भी डिमांड ये रही, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थितियाँ भी कुछ इस तरह से रही और गांधी का कंट्रीब्यूशन, गांधी का बहुत सफलतापूर्वक बहुत अच्छी रणनीति के साथ में आंदोलन करना, ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को भारत को आज़ाद करने के लिए मजबूर करती है। और 1947 तक आते आते 1947 में कैबिनेट मिशन प्लान, 46 में कैबिनेट मिशन प्लान और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के गठन से संबंधित जो ये प्लान है ये पेश किए जाते हैं और तत्पश्चात संविधान का निर्माण भारत में होने लगता है। विद्यार्थियों, निश्चित तौर पे हमें इन तीनों बड़े मूवमेंट्स को जो गांधी के द्वारा संचालित किए गए याद रखना चाहिए। कैबिनेट मिशन में क्या, कैबिनेट मिशन के प्लान में कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं या कौन कौन सी बातें हैं, वेवेल योजना क्या थी, वेवेल योजना में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के गठन पर, उसके संगठन पर और भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पर हम लोग चर्चा करें। अध्ययन यूँ ही आप करते रहिएगा। धन्यवाद।